अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो कुछ सिंपल सी एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये एप्लीकेशंस आपको आती हैं, ऑब्वियसली आती भी होंगी, लेकिन हमने असल में सिंपल से स्टार्ट करना है, फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाना है और हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है। क्योंकि जब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाएगा तो किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही आसान काम है, उसके मुताबिक हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है, इसको एट वुड मशीन भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो मैसेज हैं, M1 और M2। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये दोनों पुली के साथ हैंग किए हुए हैं। M1 जो है इसका वेट W1 है और M2 का वेट W2 है। वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेट का रिएक्शन जो है वो स्ट्रिंग में टेंशन है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ अपवर्ड है। ठीक है, अब आप यहां पर इमेजिन कर लें कि M1 जो है ये ज़्यादा है इसका मास M2 के मुकाबले में, तो नतीजा क्या होगा, इसमें एक नेट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब वो जो नेट एक्सेलरेशन है, इसके लिए इसको आप A कह लें और इसको आप B कह लें। ठीक है, तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमारा जो ऑब्जेक्ट A है या मास M1 है। अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। तो पहले हम इसके लिए M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर हम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं जी कि हमारा जो M1 है, ठीक है जी, ये हमारा M1 है। फ्री बॉडी डायग्राम बनती कैसे है, आपने सिंपली ये देखना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं और उन फोर्सेस की आपने नेट फोर्स निकाल लेनी है। बस यही फ्री बॉडी डायग्राम है। देखें, M1 जो है इसका वेट W1 डाउनवर्ड है और टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो अपवर्ड है। तो हमारी जो नेट फोर्स यहां पर बनेगी, नेट फोर्स यहां पर क्या होगी, देखें ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड यूं करके। ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि ये वाली फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो टोटल फोर्सेस कितनी लग रही हैं इसके ऊपर, दो। इन दोनों का सम निकाल लें। ठीक है, तो सम जब निकालेंगे तो ये आएगा W1 प्लस, और दूसरी फोर्स क्या है, -T, क्योंकि वो W1 के ऑपोजिट है, तो यहां आ जाएगा -T। तो ये बन जाएगा F net इज इक्वल टू, W1 को मैं लिख सकता हूं M1G - T, और F किसके बराबर होता है, ये Ma के बराबर होता है। तो M1A इज इक्वल टू M1G - T, इसे नाम दे लें इक्वेशन 1। अब फ्री बॉडी डायग्राम सिमिलरली हम M2 के लिए बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो M2 के लिए जो हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है, देखें M2 में भी टेंशन जो है वर्टिकली अपवर्ड है और वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो दो ही फोर्सेस हमें मिली हैं यहां पर भी, T और W2। सो नेट फोर्स जो है हमारे पास वो फिर से वही आएगी। लेकिन अब देखें, इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। सो यहां पर टेंशन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो F किसके बराबर है, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। सो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां से एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज निकल आएंगी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा M1 माइनस M2G ओवर M1 प्लस M2, और जो टेंशन है ये हमारे पास आएगी 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। इसी तरह से जो दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारा जो M1 है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है और M2 जो है वो वर्टिकली हैंग हो रहा है। तो बारी बारी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बड़ा ही आसान है फ्री बॉडी डायग्राम। देखें, M1 के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है और वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई, नेट फोर्स हमारे पास आ गई सिर्फ टेंशन,
और नेट फोर्स किसके बराबर होती है जी, यहाँ पर m1a इज इक्वल टू टी, और ये बन गई है जी हमारी इक्वेशन 1। और अब हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अब हम बनाते हैं जी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो देखें जी M2 जो है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं सिर्फ उनको फाइंड आउट करना। तो इसमें देखें इसका जो वेट है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड टेंशन इन स्प्रिंग जो है वो इसके रिएक्शन में होगी, वेट के रिएक्शन में टेंशन आती है। सो नेट फोर्स जो है यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गई, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, इसलिए W2 पॉजिटिव होगा और टेंशन नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा M2A इज इक्वल टू M2G माइनस टी, एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा M2G ओवर M1 प्लस M2, और जो टेंशन है ये हमारे पास आ जाएगी M1 इंटू M2G ओवर M1 प्लस M2। तो ये दोनों बड़े ही सिंपल से केस थे। अब जो थर्ड केस है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, वो भी बड़ा सिंपल। उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड पुली के साथ हैंग कर रहा होगा। तो ये सिंपल केस था, थोड़ा सा उससे एडवांस है ये भी सिंपल, और थोड़ा सा इससे एडवांस है वो भी सिंपल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इनको समझते जाते हैं। तो चलते हैं थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस जो है हमारे पास वो इंक्लाइन प्लेन वाला है। इसमें देखें जो M1 है वो इस प्लेन के ऊपर है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर, और M2 जो है वो वर्टिकली इस पुली के साथ हैंग हुआ है, और दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम M1 के लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं जी हम, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1, ठीक है जी। तो यहां पर मैं M1 को बना लेता हूं जी। ये देखें जी, इस तरह से हमारा इंक्लाइन प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये पड़ा हुआ है जी आपका M1, ठीक है। अब इसका जो वेट है, देखें इसका जो वेट है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसका वेट है। अब इसके वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, जारी बात है, ठीक है। एक होगा इसके वेट का x कंपोनेंट, ठीक हो गया, और दूसरा होगा इसके वेट का y कंपोनेंट, ठीक है जी। इसको मैं ग्रीन से बना लेता हूं जी, ठीक है जी। ये हो गया जी, ये हो गया इसके वेट का y कंपोनेंट, इसको आप WY कह दें और इसको आप WX कह दें। अब वेट का जो रिएक्शन है, ठीक है, चूंकि ये इस सरफेस के ऊपर पड़ा है, इस इंक्लाइन प्लेन की, तो सरफेस का रिएक्शन भी होगा। तो सरफेस का जो रिएक्शन है वो ये होगा, ठीक है जी। तो ये सरफेस का रिएक्शन है, ये हमारा वेट है, ये वेट का y कंपोनेंट है और ये वेट का x कंपोनेंट है। बात क्लियर होगी जी, ठीक हो गया। तो असल में यहां पर बन रहा है एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला ये हो गया WY और ये हो गया WX। तो मैंने WY यहां बनाने के बजाय यहां बना लिया ताकि हमें उनको सेपरेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी देखें नेट फोर्स निकालते हैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गई है तो नेट फोर्स निकालते हैं। बाज़ाहिर हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, लेकिन बड़ा सिंपल केस है। तो नेट फोर्स जो है यहाँ पर देखें ज़रा, एक फोर्स मैं बनाना भूल गया, वो है जी टेंशन, ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हमारा इंक्लाइन प्लेन, हमारा जो ये मैस है M1 ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और M2 जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ये है। अब देखें ज़रा, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि WX और R क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल कर रहे हैं। सो ये दोनों तो खत्म हो गए। मोशन कहां पर है? मोशन है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो इसका मतलब है दो ही फोर्सेस फिर इसके अलोंग हैं, एक टेंशन है और दूसरी वेट का y कंपोनेंट है। इसको आप
एम जी कह लें, वाई कंपोनेंट तो साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो एफ किसके बराबर होगा, एफ बराबर होगा एम ए के इज इक्वल टू टी माइनस एम वन जी इंटू साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बनाएं M2 की, वो तो बड़ी सिंपल है, दो ही फोर्सेज हैं W2 और T, और उनको सॉल्व करें तो वहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो M2A में बन जाएगी। ठीक है, W2 नीचे की तरफ है और हम जा भी इधर को ही रहे हैं, सो ये बन जाएगा M2G माइनस टी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और आपके पास एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा केस है, ये भी दो कनेक्टेड बॉडीज ही हैं, स्ट्रिंग के जरिए कनेक्ट किया गया है इनको, लेकिन ये कनेक्ट बगैर पुली के हैं। अब जरा देखते हैं कि इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तरीका वो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को हमने कनेक्ट किया है, लेकिन अब इनके दरमियान कोई पुली नहीं है और कोई नेट मोशन भी नहीं है। तो पहले ज़रा हम निकाल लेते हैं जी M1 पर नेट फोर्स क्या है। तो उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M1 की। तो ये हमारे पास M1 है जी, M1 की फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। देखें, अब M1 पर जो टेंशन है इसको आप T प्राइम कह लें, ये तो अपवर्ड है, और इसका अपना वेट W1 वो क्या है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन ये जो टेंशन है जो कि इस मैस की वजह से आ रही है, ठीक है, इस मैस की वजह से जो यहां पर टेंशन आ रही है वो भी यहां पर है जी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो मैस है ये दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग ऊपर और एक स्ट्रिंग उसके नीचे। तो जो ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन है वो अपवर्ड है, और जो डाउनवर्ड स्ट्रिंग में टेंशन है वो चूंकि इसकी वजह से आ रही है तो इसकी वजह से वो टेंशन क्या है, अपवर्ड। लेकिन अगर इस पे देखा जाए तो वो टेंशन क्या है, डाउनवर्ड। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वेट है वो अपने वेट के बराबर इस स्ट्रिंग पर टेंशन क्रिएट कर रहा है। वो टेंशन अगर M2 के लिए देखा जाए तो अपवर्ड ही है, लेकिन M1 के लिए वो टेंशन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, सोचो कि वो इसके वेट की वजह से आ रही है। सो यहां पर जो नेट फोर्स है वो हमारी क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई नेट मोशन नहीं है। नेट फोर्स जीरो है, लेकिन वो बराबर किसके है, T प्राइम, इसको पॉजिटिव कह लें, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर कर लें और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव। तो नेगेटिव दो फोर्सेस हमारे पास T प्लस W1। सो हम कह सकते हैं कि T प्राइम इज इक्वल टू W1 प्लस T। और हमने कहा कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है ना वो इस वेट की, यानी कि M2 के वेट की वजह से आ रही है। सो आप यहां पर ये जो सिंपल T है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप W2 लिख सकते हैं। सो ये जो हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग है यहां पर, इसमें जो टेंशन आ रही है वो किसके बराबर है, W1 प्लस W2। और अब हम निकालते हैं M2 पर नेट फोर्स क्या लग रही है और टेंशन क्या है। सो फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर ऑलरेडी हमने बना दी है। फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए, इसका वेट डाउनवर्ड और ये सिर्फ एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है और वो स्ट्रिंग इसके ऊपर है ये वाली, तो इसके वेट के रिएक्शन में ये क्या आ गई, टेंशन। तो नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो टेंशन अपवर्ड फोर्स है, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लें और W1 को नेगेटिव। सो ये हमारे पास क्या आ गया, T इज इक्वल टू W1। देखिए वही बात हो गई ना, यहां पर मैंने T की जगह डायरेक्ट ही सॉरी ये W2 है, इसका वेट जो है वो W2 है, तो यहां पर W2 देखिए मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख लिया था कि T जो है वो इसकी वजह से आ रहा है, इसके वेट की वजह से, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ हमारे पास आएगा जी W2। तो ये हमारे पास हो गया जी केस नंबर 4 कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हों लेकिन वो कनेक्ट हों विदाउट पुली तो कैसे होगा। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट केस है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली हैंग कर रही थी, उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट लाई कर रही हूँ ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस तो उस केस में टेंशन क्या होगी। तो चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ जी। तो वो जो पीछे हमने केस पढ़ा उसी की एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले हम M1 के लिए। सो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फॉर, चलें पहले M2 के लिए बना लें। तो M2 जो है आप देख सकते हैं कि M2 पर जो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये फोर्स है हमारी अप्लाइड फोर्स और इसके रिस्पॉन्स में जो टेंशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सो नेट फोर्स क्या बन जाएगी, नेट फोर्स बन जाएगी हमारे पास F
इज इक्वल टू, चूंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये बन जाएगा f माइनस टी, और ये f ma के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू f माइनस टी, एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं m1 के लिए। सो m1 के लिए हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखें, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो इस डायरेक्शन में ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब और ये m2 के साथ कनेक्टेड है, इस तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक हो गया। अगर स्ट्रिंग में यहां पर इसके लिए स्ट्रिंग में टेंशन हम इस डायरेक्शन में कर दें, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो देखें ये क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। जब एक्सेलरेशन इधर को और ऑब्जेक्ट भी इधर को मूव कर रहा है, और ये मूव किस वजह से कर रहा है, ये मूव टेंशन की वजह से कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो मैस है m1 ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। लिहाजा जो टेंशन होगी वो यही होनी चाहिए, इसी की वजह से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और तो इस पर कोई फोर्स है ही नहीं, इसलिए टेंशन इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर इसके मूव करने के लिए कोई और फोर्स मौजूद नहीं है। सो यहां पर जो नेट फोर्स है इसके लिए वो सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो जो नेट फोर्स है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो टेंशन के बराबर है। सो मैं इसको लिख सकता हूं m1a इज इक्वल टू टी, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करें और उससे आप एक्सेलरेशन और टेंजेंट निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास था केस नंबर 5। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस है जी, बगैर स्ट्रिंग के अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हों तो उस सूरत में जो टेंशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसे हम कहेंगे दो ऑब्जेक्ट्स जब बगैर किसी स्ट्रिंग के हम वैसे ही एक दूसरे के साथ जोड़ दें यूं करके, इसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो उनके दरमियान जो कांटेक्ट फोर्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि इस डायरेक्शन में है F, और एक्सेलरेशन भी जाहिर बात है इसी डायरेक्शन में होगा, और ये हमारा मैस m1 है और ये हमारा मैस m2 है, ठीक है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले m1 के लिए। तो m1 जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो इनके दरमियान एक रिएक्शन फोर्स भी है। सो ये देखें जी, एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं F इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर m1 के ऊपर ये लग रही है जी F। अच्छा, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन फोर्स भी है क्योंकि ये वाला मैस अगले को पुश करेगा और वो भी आगे से रिएक्ट करेगा। तो जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, उसको हम कह लेते हैं जी R, ठीक है। तो इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, नेट फोर्स हमारे पास हो गई, नेट फोर्स हमारे पास हो गई, देखें ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये होगा F माइनस R, और F किसके बराबर होगा, m1a इज इक्वल टू F माइनस R। क्लियर हो गया जी, इसे नाम दे लें इक्वेशन 1 का। उसके बाद जी हम m2 पे जो हमारी फोर्सेस हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखें जी, ये है जी हमारा m2। देखें अभी तक, अच्छा m1 पे डायरेक्ट फोर्स लग रही है लेकिन m2 पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रही, बल्कि m1 की वजह से फोर्स शिफ्ट हो रही है m2, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। वो कांटेक्ट फोर्स हम बाद में निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं कि इस पर जो नेट फोर्सेस हैं, वो नेट फोर्स है वो क्या है और कितनी फोर्सेस हैं। सो देखें ये इसको रिस्पॉन्ड कर रही है रिएक्शन, ठीक है। तो जाहिर बात है इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन फोर्स है, इसकी वजह से रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी। तो अभी हम m2 पे निकाल रहे हैं, m2 पर जो रिएक्शन फोर्स है वो m1 है, m1 की वजह से है, और उस रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, दिस वन। तो एक ही फोर्स है बस, और तो यहां कोई फोर्स नहीं है इस तरफ। तो जी अभी नेट फोर्स अगर यहां पर निकालें तो ये हमारे पास नेट फोर्स क्या आएगी, नेट फोर्स सिर्फ R के बराबर आएगी। सो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, m2a विच इज इक्वल टू R, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है जी, वो आ रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
F ओवर M1 प्लस M2। लो जी। अच्छा, अब हम कांटेक्ट फोर्स भी निकाल सकते हैं जो इन दोनों के दरमियान है, यानी कि वो फोर्स जो M2 पर लग रही है, डायरेक्ट नहीं लग रही बल्कि M1 उस पर लगा रहा है, उसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। बड़ी सिंपल होगी कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, इसको मैं F2 कह लेता हूं। F इज इक्वल टू MA। तो M2 और A हमारे पास क्या है? A हमारे पास अभी भी हमने निकाला है जी, F ओवर M1 प्लस M2। तो देखें, जो डायरेक्ट फोर्स लग रही है वो M1 पे लग रही है, ठीक है जी, और जो कांटेक्ट फोर्स है वो किस पे लग रही है? वो M2 पे लग रही है। सो ये हमारा केस था जिसमें स्ट्रिंग के बगैर अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हों तो उन पर किस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं। अभी हम जो लास्ट हमारा केस है, यहां पर तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास दो की बजाय तीन ऑब्जेक्ट्स हों तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम? कांटेक्ट फोर्स क्या होगी? सो थर्ड केस जो है इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो अभी हमारे पास तीन मैसेज ले लें आप, ठीक है जी। तो और तीनों ही बगैर स्ट्रिंग के कनेक्टेड हैं। सो ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है और ये हमारे पास M3 है। सो ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो बारी बारी हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1 का। तो आप देख रहे हैं कि M1 पर हमने फोर्स भी लगानी है, यहाँ पर फोर्स भी लगाएं, इसको हम कहते हैं जी F, ये हमारी फोर्स है। तो इस पर कितनी फोर्सेस हो गई? दो हो गई। एक तो हो गई F जो हम यहाँ से लगा रहे हैं। अब M1 और M2 के दरमियान जाहिर बात रिएक्शन भी है। M2 का रिएक्शन किसके ऊपर होगा? M1 के ऊपर होगा। तो वो जो रिएक्शन है उसको आप कह लें जी R, ठीक है जी। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो गई? नेट फोर्स हमारे पास होगी, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, F माइनस आर। और इसको मैं कह सकता हूं M1A विच इज इक्वल टू F माइनस आर। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लें M2 के लिए। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी, खुद भी आप बना सकते हैं। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं जी M2 के लिए, ठीक है। अब देखें, M2 जो है इस पर इधर से और इधर से डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लग रही। M1 और M2 के दरमियान जो रिएक्शन फोर्स है उसको हमने R का नाम दिया है। तो M2 पर जो रिएक्शन फोर्स है M1 की वजह से वो जाहिर बात है इस डायरेक्शन में होगी, और वो क्या थी वो हमने पहले निकाली हुई है, वो R है, ठीक है। इसी तरह से M2 और M3 के दरमियान भी रिएक्शन फोर्स है। तो M2 पर जो M3 की रिएक्शन फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ऑब्वियसली, और उसको हम कह लेते हैं R प्राइम। सो नेट फोर्स जो है हमारी वो क्या बन गई? नेट फोर्स हमारी बन गई, इसको मैं M2A लिख लेता हूं, विच इज इक्वल टू R माइनस R प्राइम। सो दिस इज इक्वेशन 2। इसी तरह से अब आप M3 पर निकाल सकते हैं नेट फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो M3 पर जो फोर्स है वो M3 और M2 के दरमियान जो रिएक्शन है सिर्फ वही है और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अब आप जो कांटेक्ट फोर्स है M1 और M2 के दरमियान वो भी निकाल सकते हैं, M2 और M3 के दरमियान वो भी निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉ